चलिए DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन बिल्डिंग अ DSS। DSS जब बनाया जाता है तो DSS को बनाते समय कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस का की कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इट इज मीन्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम डेवलपमेंट टाइम स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। कितना समय प्रोजेक्ट को डेवलप करने में यानी कि DSS को बनाने में लगता है, वो की कंपोनेंट नहीं है इवैल्यूएशन प्रोसेस का। बाकी क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इवैल्यूएशन के। मींस ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द DSS यानी कि DSS कितना डेवलप हुआ वो भी ध्यान रखा जाता है। एंड फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस यानी कि रेगुलरली उसका रिव्यू लेते रहना और उसका फीडबैक देना, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं DSS को बिल्ड करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रेडशीट पैकेज इज वन टाइप ऑफ डैश सपोर्ट टूल। स्प्रेडशीट पैकेज जैसे कि एक्सेल, SPSS, SAS, ये जो स्प्रेडशीट पैकेजेस हैं ये किस प्रकार के सपोर्ट टूल हैं आपको मालूम है। दे आर कॉल्ड एज डिसीजन सपोर्ट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब। DSS के किस मॉडल को रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है। सो DSS के ह्यूरिस्टिक्स मॉडल को रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered to be an interface between the functional applications and the database। जब यूजर डायलॉग मैनेजर का इस्तेमाल करके यानी कि फंक्शनल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके डेटाबेस यानी कि बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करता है तो कौन सा इंटरफेस उस समय इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। दैट इंटरफेस इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनल एप्लीकेशंस और आपके बैकएंड जो डेटाबेस होता है उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिसीजन टेबल्स देयर आर व्हाट। डिसीजन टेबल्स में क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। सो डिसीजन टेबल्स में वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टब्स और एक्शन स्टब्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टब यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस को जज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो डिसीजन टेबल्स के अंदर पहले कंडीशन आएगी और कंडीशन के हिसाब से उसका एक्शन आएगा। सो कंडीशन स्टब्स और एक्शन स्टब्स का इस्तेमाल करके डिसीजन टेबल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a primary reason for the popularity of decision support systems। decision support systems जो आज मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के लिए इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स कितने भी बढ़ जाएं, डेवलपर्स कितने भी आ जाएं, लेकिन डेवलपर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ DSS ही यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ही बिल्ड करते हैं। वो MIS भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ERP सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, TPS बनाते हैं। कुछ प्रोग्रामर्स मशीन लर्निंग की फील्ड में जाते हैं, कुछ डेवलपर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर वेब बेस्ड डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं। सो इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इज नॉट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ DSS। ए ऑप्शन में जो दिया गया है यानी कि डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक रीजन है। बी रीजन में जो दिया गया है एडवेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि DBMS आजकल जो बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक रीजन है। डी ऑप्शन वाला भी सही है। मैनेजमेंट ट्रेन्ड इन एनालिटिक टेक्निक्स यानी कि मैनेजमेंट को ट्रेन किया गया है एनालिटिकल टेक्निक्स में, तो ये भी रीजन है DSS के पॉपुलर होने का। बाकी इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इज नॉट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ DSS। नेक्स्ट क्वेश्चन, distinguishing between the different levels of management can be accomplished by analyzing what। जब भी मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स को डिस्टिंग्विश करना हो तो उसके लिए आपको किस चीज को एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। यू नीड टू एनालाइज ऑल ऑफ द अबव यानी कि किस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं और किस प्रकार की रिपोर्ट और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा रही है डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what general type of DSS would include file drawer systems, data warehouses, OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। किस प्रकार के DSS में ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। आप देखिए फाइल ड्रॉअर सिस्टम्स है, डेटा वेयरहाउस है, OLAP सिस्टम्स है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि EIS है। सो इट इज डेटा ड्रिवन DSS। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा ड्रिवन DSS वो DSS है जो ऑर्गेनाइजेशन के हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करता है और उसे इस्तेमाल करके अभी करंटली डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो डेटा ड्रिवन DSS के अंदर ये सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what category of software technology enables the analysts, managers and executives to gain insight into the data through fast, consistent and interactive access to a wide variety of possible views of information that has been transformed from raw data to reflect the real dimensionality of the enterprise as understood by the user। किस प्रकार की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनालिस्ट्स, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स
किसी भी डेटा के इनसाइट में जा सकते हैं, इनसाइट यानी कि गहराई में जा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, जिससे उनको फास्ट यानी कि जल्दी, कंसिस्टेंट यानी कि एक जैसा, और इंटरेक्टिव एक्सेस यानी कि जिससे वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पॉसिबल व्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन है उसके मल्टीपल व्यूज भी उनको मिल सके, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट रॉ डेटा से ट्रांसफॉर्म करके रियल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। रॉ डेटा यानी कि जिसे सिंपली कलेक्ट करके रखा जाता है, एक तरह से आप इसे हिस्टोरिकल डेटा कह सकते हैं। इस रॉ डेटा को करंटली एंटरप्राइज के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रियल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन से प्रकार की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है? लेट्स सी द ऑप्शंस। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ओलैप सॉफ्टवेयर्स। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओलैप एंड ओएलटीपी। ओलैप यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करके रखता है, और ओएलटीपी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का अभी रिसेंट डेटा स्टोर करके रखता है। किसी भी सुपर स्टोर में यदि आप जाते हैं तो वहां पर रेगुलरली कस्टमर्स आते रहते हैं और वो कितने सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उन सब की एंट्री ओएलटीपी सॉफ्टवेयर में होती रहती है। लेकिन आपको पता है कि आज जिन प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स की डिटेल्स आज डेटाबेस के अंदर एंटर की गई है, वो कल के लिए हिस्टोरिकल हो जाएगी, परसों के लिए भी वो हिस्टोरिकल हो जाएगी। तो ये बैकअप कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं। इसी बैकअप को यानी कि इसी ह्यूज डेटाबेस को ओलैप सॉफ्टवेयर यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैसिव बन जाता है, यानी कि पिछले 20 साल, 30 साल या 40 साल का डेटा होता है, तो इसे ही कहते हैं डेटा वेयरहाउस सॉफ्टवेयर। तो ऑर्गेनाइजेशन रॉ डेटा का इस्तेमाल करके यानी कि ओलैप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के रियल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती है, जिससे यूजर उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following involves analyzing complex relationships among thousands or even millions of data items stored in data marts, data warehouses and other multidimensional databases to discover patterns, trends and exception conditions। अभी आपने कंसेप्ट समझा था कि जिसके अंदर करंट डेटा हिस्टोरिकल डेटा बनता जाता है, यानी कि OLTP is being converted to OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है कि हम कौन सी टेक्निक के अंदर थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप समझ सकते हैं, जो कि डेटा मार्ट, डेटा वेयरहाउस या और किसी भी प्रकार के मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पैटर्न, ट्रेंड और एक्सेप्शन कंडीशंस के बारे में जाना जा सके। पैटर्न, ट्रेंड और एक्सेप्शन कंडीशंस यानी कि ऐसा समझिए कि कस्टमर के प्रेफरेंस के बारे में जाना जा सके कि कस्टमर फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकता है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके रिलेटेड आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। सो इट इज OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा माइनिंग कैनॉट बी डन इफ व्हाट। डेटा माइनिंग कब नहीं किया जा सकता? वेरी सिंपल, अभी जो कंसेप्ट आपने समझे हैं उसे सुन करके आपको समझ में आ गया होगा। डेटा माइनिंग तब नहीं किया जा सकता जब आपने ऑपरेशनल डेटा को यानी कि अभी के करंट के डेटा को आर्काइव नहीं किया हो, यानी कि उनका बैकअप लेकर के उन्हें स्टोर नहीं किया हो। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अभी का जो करंट डेटा है यानी कि OLTP, उसे कंटिन्यूअसली बैकअप लेते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और वही OLAP बनता है। और जब वो आर्काइव होके मैसिव हो जाता है, उसे ही डेटा वेयरहाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the main concerns for online transaction processing system? कौन से मेन कंसर्न है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए? ये आपको पता है, इट इज बोथ A and B यानी कि कंकरेंसी एंड एटॉमिसिटी। हमारे डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एटॉमिसिटी भी मेंटेन होनी चाहिए और कॉन्करेंसी कंट्रोल भी उसमें होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of OLAP ensures that all the steps involved in a transaction are completed successfully and if any step fails the system is incomplete? OLAP की कौन सी प्रॉपर्टी इस चीज के ऊपर ध्यान रखती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो 100% सक्सेसफुली कंप्लीट होनी चाहिए, और यदि कोई भी स्टेप फेल होता है तो सिस्टम को इनकम्प्लीट अवस्था में माना जाए। तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो, सो इट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये ध्यान रखती है कि जहां से ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ है दूसरी जगह पर क्रेडिट भी हो, या फिर जहां से ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है दूसरी जगह पर डेबिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस इज आर व्हाट? यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए इनमें से आप कौन सी बात कह सकते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आर ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि वो नॉन रूटीन होते हैं, रेगुलरली नहीं लिए जाते, क्रिटिकल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनमें प्राइवेट जजमेंट की जरूरत होती है क्योंकि वो टॉप लेवल पर लिए जाते हैं, और उनको इवैल्यूएट करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a deliverable of the system implementation phase in a formal system development process? डिलीवरेबल यानी कि जिसे आप डिलीवर कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं।
फॉर्मल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसमें ये सभी स्टेप्स आते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, सिस्टम को मॉनिटर करना, सिस्टम को मेंटेन करना, तो ये सभी स्टेप्स उसके अंदर आते हैं। तो सिस्टम को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान कौन सा इंपॉर्टेंट डिलीवरी का मैटर है, तो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान टेक्निकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम का बहुत मायने रखता है। जहां पर सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर कैसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो बहुत मायने रखता है, उसके हिसाब से ही आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको पता ही है, वेरी सिंपल, इट इज दे आर स्ट्रक्चर्ड। यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड तो होते ही हैं और उनमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस प्रिपरेशन वुड बी मोस्ट डिफिकल्ट इन व्हाट। डेटाबेस प्रिपरेशन किसमें सबसे मुश्किल होता है, कौन सा एग्जाम्पल इनमें से बेस्ट मैच होता है। सो डेटाबेस प्रिपरेशन वुड बी मोस्ट डिफिकल्ट इन बैंक। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सुपरमार्केट्स या हॉस्पिटल्स के डेटाबेस सिस्टम को बनाना बहुत आसान है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट अ पर्टिकुलर कंट्री इस्तेमाल किया जाता है, उनको बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे डेटाबेसेस, इतने सारे कस्टमर्स और सभी बैंक की ब्रांचेस को लिंक करना पड़ता है और उनमें रिलेशनशिप्स मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग इंटरैक्टिव 3-डायमेंशनल ग्राफिकल फॉर्म्स सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। किसकी मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3-डायमेंशनल ग्राफिकल फॉर्म्स, जैसे कि चार्ट, ग्राफ या फिर मैप्स। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। So you can represent the complex data by using data visualization systems. Data visualization systems यानी कि डेटा को विजुलाइज करके उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a university sets up a web-based information system that faculty could access to record students' grades and to advise the students, that would be an example of what। जब भी कोई यूनिवर्सिटी कोई भी वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसमें उनके फैकल्टीज स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को एक्सेस कर सकें, यानी कि उन्हें देख सकें और ग्रेड्स देख करके स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दे सकें कि स्टूडेंट्स को कैसा परफॉर्म करना चाहिए, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। यू नो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रानेट। यानी कि इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज पर्सनली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन टेबल इज अ वे ऑफ व्हाट। डिसीजन टेबल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं। सो डिसीजन टेबल्स की मदद से आप मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन ट्रीज कुड बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज सच एज व्हाट। डिसीजन ट्रीज को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। आप डिसीजन ट्रीज को इन सभी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, जैसे कि बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के और उसके कंपोनेंट्स के रिलेटेड MCQs कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के MCQs देखेंगे। थैंक यू सो मच।